नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड। आज हम छठा लेसन पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 तथा प्रांतीय स्वायत्तता। भारत शासन अधिनियम 1935 तथा प्रांतीय स्वायत्तता। (1935) का जो भारत शासन अधिनियम था बहुत विस्तृत और लंबा चौड़ा अधिनियम था। इस तरह जो विस्तृत होने का जो मुख्य कारण था वो भारतीयों में बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की भावना थी। ऐसी स्थिति में भारतीयों को कुछ रियायतें देना आवश्यक हो चुका था और उसी के साथ साथ ब्रिटिश सरकार को अपने हितों को सुरक्षित रखना भी आवश्यक हो गया था। तो इस अधिनियम में हर नियम को विस्तृत और स्पष्ट रूप में लिखा गया, जो अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम है। इसमें 451 अनुच्छेद और 15 अनुसूचियां हैं। यानी हम इसके विस्तृत की बात करते हैं तो वर्तमान भारतीय संविधान से भी ये बड़ा था। वर्तमान भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि इसमें 451 अनुच्छेद और 15 अनुसूचियां थी। और इसी अधिनियम का भारतीय संविधान के ऊपर काफ़ी प्रभाव भी पड़ा है। बहुत से प्रावधान 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। अब हम भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं रही है। अधिनियम 1935 की विशेषताएं। पहली विशेषता है भारतीय संघ का निर्माण। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में भारतीय संघ का निर्माण करने का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांत, उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे, छह चीफ कमिश्नर सेक्टर थे और देसी रियासतें। इन तीनों को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाना था। लेकिन देसी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित किया जाना ऐच्छिक था। वो चाहे तो भारतीय संघ में सम्मिलित हो सकती है, वो चाहे तो भारतीय संघ से अलग रह सकती है। तो इस तरह इस अधिनियम की पहली विशेषता थी अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। भारतीय संघ में इन 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर सेक्टर और देसी रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया गया। दूसरी विशेषता है प्रस्तावना का अभाव। इस अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं थी। प्रस्तावना का अभाव। उन्नीस सौ 1935 के भारत शासन अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं थी।
जिसके कारण ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्यों ने इस अधिनियम की आलोचना की या इनके ऊपर आपत्ति प्रकट की। तो उस आपत्ति को लेकर इन्होंने 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को 1935 के अधिनियम में जोड़ दिया गया था। तो ये जो अधिनियम बना ये प्रस्तावना रहित था, लेकिन ब्रिटिश संसद के द्वारा आपत्ति प्रकट किए जाने के बाद 1919 की प्रस्तावना को इस अधिनियम में जोड़ दिया गया था। तीसरी जो विशेषता है, शक्तियों का विभाजन। 1935 के भारत शासन अधिनियम में केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच शासन शक्तियों का विभाजन किया गया। 3 सूचियों में इन शक्तियों को विभाजित किया गया। समवर्ती सूची, संघ सूची, इसमें 59 विषय थे। राज्य सूची, इसमें 54 विषय थे। और समवर्ती सूची, इसमें 36 विषय थे। तो अखिल भारत से संबंधित जो विषय थे उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान किया गया। संघ सूची में 59 विषय थे, उनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, जैसे वैदेशिक संबंध, भारतीय सेना, डाक, बैंकिंग, रेलवे, संचार आदि ऐसे विषय थे जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को था। राज्य सूची में 54 विषय थे जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकारों को था। इन 54 विषयों में जो मुख्य विषय थे, जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, जंगल आदि ऐसे विषय थे जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकार को था। तीसरी जो सूची थी, समवर्ती सूची, इनके ऊपर केंद्र और प्रांतीय सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती थी। 36 विषय थे जिनके ऊपर केंद्र और प्रांतीय सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती थी। लेकिन जब दोनों सरकारों के बनाए हुए कानूनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता था तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ अधिनियम ही प्रभावी माना जाता था। तो इस अधिनियम द्वारा जो प्रांतीय और केंद्र की जो शासन करने की शक्तियां थी उनको विभाजित किया गया। 3 सूचियों में इनको वर्गीकृत किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगली विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता। महत्वपूर्ण विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। जो 1919 के अधिनियम में जो प्रांतीय सरकारें थी उनकी शक्तियों को 2 भागों में विभाजित किया गया, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। जो रक्षित विषय होते थे उनके ऊपर कानून बनाने का कार्य गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद द्वारा किया जाता था। और हस्तांतरित विषय पर जो हस्तांतरित विषय थे वो लोकप्रिय मंत्रियों और व्यवस्थापकों के अधीन आते थे। लेकिन 1935 के शासन अधिनियम में रक्षित विषय भी प्रांतों को सौंप दिए गए और वो स्वायत्तता के आधार पर अब इन गवर्नर जनरल का
प्रांतीय सरकार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। रक्षित और हस्तांतरित दोनों विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया। इसलिए इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकार को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की गई। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता थी कि 1935 के शासन अधिनियम में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। अगली जो विशेषता है वो है केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन। द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था, जिसे 1935 के अधिनियम में प्रांतों से समाप्त करके उसे केंद्र में लागू किया गया। द्वैध शासन का मतलब होता है कि जो शासन की शक्ति है, शासन कानून बनाने की जो शक्ति है, उनको दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, रक्षित विषय और हस्तांतरित। जो 1919 के अधिनियम में शासन व्यवस्था प्रांतों में लागू थी, उनको समाप्त करके 1935 के अधिनियम में केंद्र में लागू कर दिया गया। जो रक्षित विषय थे उनके ऊपर गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद द्वारा कानून बनाया जाता था या उनके नियंत्रण में ये विषय आते थे। और हस्तांतरित जो विषय थे उनके ऊपर लोकप्रिय मंत्री या व्यवस्थापिकाओं का नियंत्रण था। तो ऐसी स्थिति में जो 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन था वो प्रांतों से हटाकर 1935 में केंद्र में लागू कर दिया गया। इनको द्वैध शासन प्रणाली इसलिए कहा जाता है कि जो शासन की शक्तियां हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो ये जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी, इनको प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में लागू 1935 के अधिनियम में किया गया। अगली विशेषता है संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। उस समय 7 न्यायाधीश इस न्यायालय में होते थे। इनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश होते थे, जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। इन्हें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार दोनों प्राप्त थे, लेकिन ये क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हुए भी ये अपने आप में सर्वोच्च नहीं था। इनके खिलाफ ब्रिटिश काउंसिल, प्रिवी काउंसिल में इसके निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती थी। तो इस 1935 के शासन अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अगली विशेषता है रिजर्व बैंक तथा रेलवे बोर्ड की स्थापना। रिजर्व बैंक तथा रेलवे बोर्ड की स्थापना। उन्नीस के भारत शासन अधिनियम में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य मुद्रा पर नियंत्रण स्थापित करना था। इसके साथ ही रेलवे की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए रेलवे बोर्ड का गठन किया गया और उन्हें वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो ये थी 1935 के अधिनियम की विशेषताएं। भारतीय संघ का निर्माण किया गया, लेकिन इसमें प्रस्तावना नहीं थी। शक्तियों का विभाजन किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई कि प्रांतों से हटाकर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई,
रिजर्व बैंक और रेलवे बोर्ड की स्थापना इस अधिनियम के द्वारा की गई। अब हम अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।